जी बताइए, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है तो आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? जी सर। नहीं आ रहा? सर आ रहा है, क्लियर है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ तक बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल हम लोगों ने वाइंड अप किया। आज हम लोगों ने बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जब भी ऑब्जर्व करते हैं ना, किसी भी फील्ड में मोशन को, यानी अगर मैं बेस बनाऊं ग्रेविटेशनल फील्ड को, अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूं तो फर्ज करो मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ देता हूं, ठीक है? ये खुद ब खुद नीचे की तरफ गया, इसका मतलब है ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ जाएगा। ज्यादा बुलंदी पे होगा मतलब पोटेंशियल हाई होगा इसका, कम बुलंदी की तरफ जाएगा मतलब पोटेंशियल लो। और यही डायरेक्शन किसकी है? ग्रेविटेशनल फील्ड की। यानी मैं कह सकता हूं जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां से फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूं तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ देता हूं, वो ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ जाएगा, जिसका मतलब है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हाई पोटेंशियल से मूव कर रहा है कहां पे? लो पोटेंशियल की तरफ। और फिर जब भी कोई बॉडी कहां से कहां पे जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके बाद सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में है। जैसे ही छोड़ूंगा ये मोशन में आ जाएगा और जाएगा कहां पे? फील्ड की डायरेक्शन में। जब ये फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। बुलंदी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो पहला पॉइंट मैंने क्या निकाला? ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बॉडी moves from high potential to लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। नंबर टू, ऑन, जब फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करता है? ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, it will gain काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नंबर थ्री, ऑन
moving in the direction of field we on moving in the direction of field body loses the energy. That attained it initially. यानी जो एनर्जी उसके पास पहले होती है उसे लूज कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल जरा गौर कीजिएगा, फील्ड की डायरेक्शन में छोड़, जहां पे था फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ा, हाई से लो पे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. और इनिशियली कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी. वो कम होती जाएगी, यानी आपको एनर्जी उससे मिल रही हो. इसी तरह अगर मैं लेके चलूं कहां पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पे इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैंने एक टेस्ट चार्ज को यहां पे छोड़ा. ये टेस्ट चार्ज कहां पे जाएगा? फील्ड की डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जा रहा होगा. जब फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा जी? नंबर वन, मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. नंबर टू, gains kinetic energy. Number three, it will give the energy to us. हमें एनर्जी देगा. लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट ले जाना चाहूं, मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाना चाहूं, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डी, अगर मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो. नंबर वन, moves from low to high potential. ठीक है. नंबर, बल्कि ना इसे यहां पे लिख दो. इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड. नंबर वन क्या आ जाएगा? मूव्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. नंबर टू,
gains potential energy. नंबर 3 क्या होगा जी? It will gain energy from us. ठीक है, क्लियर हो गया? यानी क्या होगा, अगर आप फील्ड के अगेंस्ट लेके जाओगे तो वो चार्ज पार्टिकल हमसे एनर्जी लेगा, यानी हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसे फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए। और जब आपने फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है तो क्या फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज work done on unit positive charge to move the charge from low potential to high potential at electrostatic equilibrium। यानी क्या लिख सकते हो, work done on unit positive charge to move the charge from low potential to हाई पोटेंशियल। जब लो पोटेंशियल से हाई पे जाओगे तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही होगा। एट इलेक्ट्रोस्टैटिक equilibrium is called electric potential difference। यानी कह सकते हैं कि डेल्टा V इक्वल्स टू W फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट। अच्छा, जब मैंने चार्ज को यहाँ पे छोड़ा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया तो ये हाई पोटेंशियल से लो पे गया, यानी पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल। ये इसका पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी UB, इसकी पोटेंशियल एनर्जी UA। मुझे बताओ, अगर मैं लो से हाई पे ले जाना चाहूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? भाई जितना इनकी एनर्जीज में डिफरेंस है उतना ही वर्क करना पड़ेगा। यानी जो W है मेरे पास, WAB, ये तो UB माइनस UA है, यानी डेल्टा U। फिर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U ओवर Q नॉट। यूनिट इसका क्या बन जाएगा, दैट इज जाउल पर कूलम, दैट इज नोन एज वोल्ट। तो अगर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम। यानी मैं क्या करूं कि अगर किसी 1 कूलम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने में मुझे 1 जाउल वर्क करना पड़ा, तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। यानी अगर किसी 1 कूलम चार्ज को मैंने फील्ड के अगेंस्ट दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए 1 जूल वर्क किया, तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब है आपने लो पोटेंशियल से कहां पे लेके जाना है, इसे हाई पोटेंशियल पे। इसकी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं इस तरह कह सकता हूं, Q डेल्टा V, रीअरेंज किया, यानी चलिए इसे क्यों रहने देते हैं, क्यों नॉट नहीं कहते। यानी मैं कह सकता हूं कि ये क्या है,
एनर्जी ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू वो एनर्जी है जो एक चार्ज या तो लेगा या देगा। कौन सा चार्ज, क्यू, जब वो मूव करे दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो। यानी डेल्टा यू वो एनर्जी जो एक चार्ज क्यू गेन करेगा या लूज करेगा जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो। अगर फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और अगर फील्ड के अगेंस्ट जा तो एनर्जी गेन। फिर इस तरह भी लिख सकता हूं, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू W from A to B over Q नॉट और Q। अब आप चार्ज को लेके गए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। मैं कहता हूं जी अगर लो पोटेंशियल चला ही फील्ड से बाहर गया, इफ VA lies outside the field, इसका मतलब है इन्फिनिटी पे चला गया, VA 0 होगा, तो फिर मेरे पास ये बन जाएगा VB माइनस 0 इक्वल्स टू, जब फील्ड से बाहर हो तो इसका मतलब है इन्फिनिट पे है। फिर इसे नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा था आप लोगों ने, फील्ड के अंदर लो पोटेंशियल से उठा के बॉडी को हाई पोटेंशियल पे लेके जाते थे ना, तो उसे आप कहते थे कि आपने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। लेकिन अगर आप उठा के इतना बुलंदी पे ले जाओ कि फील्ड से बाहर चले जाओ तो आप उसे नाम देते थे कि भाई ये तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन गई, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। इसी तरह फील्ड के अंदर किसी लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे लाए तो उसे नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। और अगर फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से उठा के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर दे। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेशनरी चार्जेस, लेकिन यहाँ पे चार्ज स्टेशनरी तो नहीं है, चार्ज तो मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चार्ज मूव विद, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी चार्ज को जब यहां से यहां पे लेके जाओगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए लेके जाओगे। ठीक है जी, जल्दी से जरा। सर अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो फोर्स तो जीरो हो जाएगी। क्या, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या जीरो हो जाएगी, बोलिएगा क्या बोला है आपने, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो क्या चीज जीरो हो जाती है। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दी थी सही तरह, जरा दोबारा बोलिएगा। सर अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर फोर्स तो जीरो हो जाएगी, तो फिर हम वर्क डन में फोर्स क्या पुट करेंगे। देखो अब यहाँ पे जब आपने चार्ज को छोड़ा, जरा गौर से देखिएगा,
इस वक्त कौन सी फोर्स लग रही थी इस पे? एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो नीचे की तरफ ला रही थी। लेकिन हम तो क्या करना चाह रहे हैं, इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स जीरो करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाऊंगा वो इसे बैलेंस करेगी, और चार्ज पे नेट फोर्स जीरो रहेगी, चार्ज तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उस पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए आपको उस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं होगा। अदरवाइज उस पे एक ही फोर्स लग रही है जो नीचे की तरफ ला रही है, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो वो चार्ज क्या करना शुरू कर देगा, नेट फोर्स जीरो, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। जिस तरह आप लोगों ने देखा नहीं, वो टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हो कि एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है आहिस्ता, उस पर ड्रैग फोर्स भी एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, वेट की फोर्स नीचे की तरफ है। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऊपर की तरफ एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स वेट की फोर्स के क्या होगी, बराबर। अब उसके बाद वो पार्टिकल रुकता नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। सेम, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, आपने ऊपर की तरफ दूसरी फोर्स लगाना शुरू कर दी, जैसे ही नीचे की तरफ वाली फोर्स और ऊपर की तरफ वाली फोर्स बैलेंस होगी, बॉडी में जो मोशन आएगी वो नेट यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगी। ठीक है जी, चले इसका जरा ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, रेज कर रहा हूँ फिर आगे चल रहा हूँ। सर ये जो आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस वाली लाइन बोली थी वो बोल दें। एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला था कि हम फील्ड के अंदर ना चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पे लेके आए, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि फर्ज करो लो पोटेंशियल बहुत दूर है, फील्ड से ही बाहर है, यानी अब फील्ड के बाहर से कहीं से उठा के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाना, तो उस वक्त क्या होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम दे देते हैं किसका, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस का। कि जब आप फील्ड के बाहर से किसी पॉइंट से चार्ज को उठाओ और फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आ रहे, ठीक है जी जी। जब ड्रैग फोर्स वेट की इक्वल रहती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है, हाँ, तो वो ऊपर की तरफ टर्मिनल क्यों नहीं मूव करती? उस वक्त चूंकि नेट मोशन उसमें किस तरफ की होती है, नीचे की तरफ, उसने उसी तरफ को आना है। लेकिन यहाँ पे नेट मोशन आपने कहाँ पे लेके जानी है, ऊपर की तरफ। और आप लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे जो ड्रैग फोर्स है वो कभी भी वेट से बराबर नहीं हो सकते, वेट से बड़ी नहीं हो सकती, या तो वेट से कम हो या वेट के बराबर। नेट मोशन ग्रेविटी की वजह से है तो उसने नीचे की तरफ ही आना, लेकिन यहाँ पे आपने चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना, इसका मतलब है नेट मोशन आपकी फील्ड के अगेंस्ट है, लिहाजा ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके सर। चलें आगे चल रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ था, डेल्टा V इक्वल्स टू W ओवर Q। अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं रहा, उस पॉइंट को डिस्कस करना, दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, जिसका पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करोगे, इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, यानी क्या आ जाएगा, नो वर्क is required to
move a charge on potential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पे ले जाना चाहता हूं, मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब फील्ड जो है, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ, दैट इज F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई, जबकि जाना अपनी ऊपर की तरफ है, तो फिर वर्क फ्रॉम A टू B क्या बन जाएगा, दैट विल बी F डॉट D होता है ना, F कितना है Q नॉट E, D कितना है D cos, फील्ड फोर्स नीचे की तरफ जाना ऊपर की तरफ एंगल 180 बन गया, दैट इज माइनस Q नॉट ED। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला दैट इज W फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट, दैट इज माइनस Q नॉट E, कैंसल, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ED and E equals to minus delta V over D. अगर मैं बात करूं, if D is very very small, अगर D क्या हो जाए, बहुत छोटा, यानी D चेंजेस हो जाए डेल्टा आर में, यानी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर, इक्वेशन 1। जरा बड़े गौर से एक पॉइंट समझ लो, MCQ के लिए है। मैं देखो, किसी भी चीज को डिवाइड करो ना तो उसे रेट बोलते हैं, ये पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिवाइड हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance, that is delta V over D। अगर मैं क्या करता जाऊं, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं D को कम करता जाऊं तो D को कम करने से ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, D कम होता जाएगा। तो ये, और D कम कब होगा, जब इन प्लेट्स को मैं बहुत ज्यादा करीब लाता जाऊं। और अगर मैं D को मिनिमम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी अगर मैं कह दूं इफ D इज मेड मिनिमम, देन क्या होगा, यानी D अप्रोचेस टू डेल्टा R कर दिया और ये मिनिमम कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance, that is डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी फिर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, E इक्वल्स टू माइनस इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी अगर आप सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करो तो वो डेल्टा V ओवर डेल्टा R होगा,
और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और नेगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको वर्क करने के लिए चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो कि जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिस तरफ को आप चार्ज लेके जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इस रिलेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी आ जाएगा, दैट इज वोल्ट पर मीटर, और एक और यूनिट भी होता है दैट इज न्यूटन पर कूलम। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यानी 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इससे आगे अगर चलें तो हमारे पास छोटा सा एक रिलेशन है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, चले बाद में देखता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी जल्दी से जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to point charge। फर्ज करो ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। आपने एक चार्ज पार्टिकल को बी से ए पे लेके आना है। ए का डिस्टेंस दैट इज आर ए, बी का डिस्टेंस दैट इज आर बी। ये डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा आर। जब आप चार्ज को यहां से मूव करके यहां पे लाए, यानी बी लो पोटेंशियल ए हाई पोटेंशियल, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था दैट इज उसका जनरल रिलेशन है के क्यू 1/r आर ए माइनस 1/r बी। यानी ये वी ए माइनस वी बी, और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी। ये जब था जब आप फील्ड के अंदर लो पोटेंशियल से उठा के हाई पे लेके आए। लेकिन अगर मैं कहूं इफ बी लाइज आउटसाइड द फील्ड, अगर फील्ड से बाहर एग्जिस्ट करता हो, इसका मतलब है आर बी क्या होगा, इन्फिनिटी, और वी बी क्या होगा, 0। देन आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए माइनस 0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए माइनस 1/infinity, और 1/infinity 0 होता है।
1/4 पाई Q/R है। यानी इन जनरल मैं कह सकता हूँ V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यानी मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। यानी हमें कम वर्क करना पड़ेगा चार्ज को फील्ड के बाहर से उठा के उस पॉइंट तक लाने के लिए। इज इट क्लियर? यानी फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन पड़ा था ना, E is inversely proportional to R। यानी जैसे जैसे हम क्या कहते हैं डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे मालूम करना हो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3 एंड सो ऑन अप टू दिस वन चार्ज Qn। इन तमाम चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना है, और इसका डिस्टेंस फर्ज किया R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और करते करते इसका Rn है। तो याद रखिएगा इन तमाम चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल आएगा दैट विल बी सारों के पोटेंशियल का सम होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी इस तरह बन जाएगा, सारों में के क्यू, सारों में के कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस ऑन अप टू Qn/Rn। ठीक है जी। इससे आगे छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन लिखा था डेल्टा U इक्वल्स टू Q डेल्टा V। इसे मैंने कहा था एनर्जी, ये क्या था चार्ज, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस। इससे मैंने इस तरह डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि डेल्टा U वो एनर्जी है जो चार्ज Q लेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, तब जब वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल करे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वोल्ट हो। यानी अगर चार्ज Q पोटेंशियल डेल्टा V में मूव करता है तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा या लूज करेगा वो क्या होगी, U। अगर मैं अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं इफ charge equals to 1 electron and delta V equals to 1 volt, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा U equals to 1 electron into 1 volt, that is called 1 electron volt। यानी हम कह सकते हैं वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन ले या दे, कब, जब वो मूव करे दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं इसे जॉल में कन्वर्ट करूं तो 1 electron means 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb and 1 volt means 1 joule per coulomb, that is 1.6 10 raised to power minus 19 joule। यानी यहां से अगर मैं 1 joule को सेपरेट करूं 1/1.6 10 raised to power minus 19 electron volt, that is 6.25 10 raised to power electron volt।
यानी जॉल इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे आगे अगर आप देखो ना तो एक कंपैरिजन लिखा होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसे आप लोगों ने पढ़ना है। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैंने एक दो एमसीक्यू आपको करवाने हैं अभी इसके रेलेवेंट, और एक टेबल सा बनवाना है जल्दी से जरा। जी कर लिया, ठीक है, जरा देखिएगा। जी जरा देखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैंने डिस्टेंस लिया, उतना ही डिस्टेंस मैंने यहाँ पे भी ले लिया आर, यहाँ पे भी ले लिया आर। यहाँ पे भी ले लिया आर। अच्छा मुझे बताओ, सारे डिस्टेंस मैंने सेम लिए, मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये .1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब तमाम डिस्टेंसेस मैंने सेम लिए और आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है V = KQ/R। के तो पहली कांस्टेंट है, चार्ज भी सेम, जब डिस्टेंस सेम ले ली है तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी ना। इसका मतलब है जितना, यानी मैं कह सकता हूं कि V1 बराबर होगा V2 के बराबर होगा, V3 के बराबर होगा, V4 बराबर होगा V5, V6, V7, V8। क्या इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा? अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो इन पॉइंट्स को मिलाने से शेप कैसी बनेगी? ये एक शेप बन गई। अब ये जो सरफेस सी बन गई, स्फीयर सा बन गया, इसके तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब है मैं इस सरफेस को कह सकता हूँ ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कि नहीं कह सकता? क्योंकि इसके तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब है किसी चार्ज के गिर्द अगर आप कोई स्फीयर कंसीडर कर देते हो तो वो स्फीयर की सारी सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है। इस सरफेस के ऊपर चार्ज को मैं यहां से मूव करूं, यहां पे ले आऊं, यहां से मूव करके यहां पे ले आऊं, यहां से मूव करके यहां, इस सरफेस के ऊपर चार्ज मूव करेगा तो उसे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि अब ये सारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब V, डेल्टा V क्या आ गया, 0। और पढ़ा था भी आप लोगों ने W = Q डेल्टा V, डेल्टा V 0, तो इसका मतलब है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको किसी किस्म का कोई वर्क नहीं करना पड़ता। और दूसरे नंबर पे देखो, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, ये स्फीयर इक्वी पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90। तो मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी और उसमें बताया भी था
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देख लो, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एंगल कितना बन जाएगा 90। यहाँ पे देख लो एंगल कितना बन जाएगा 90। यहाँ से देख लो कितना बन जाएगा 90। समझ आ गई बात की? यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज के इर्द गिर्द अगर आप कोई स्फीयर लेते हो तो वो स्फीयर हमेशा, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चार्ज के गिर्द कंसेंट्रिक स्फीयर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है। लिख लो, नोट बना लो इसका। concentric spheres around a charge with charge is at center are called are the equipotential surfaces। बहुत अहम पॉइंट है जी। जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, यहाँ पे ले लो, किसी भी जगह पे ले लो, डिस्टेंस सेम पे, तो सारे क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे एक छोटा सा टेबल्स है जो कि याद रखोगे आप लोग, शॉर्टकट सा है। फॉर होलो चार्ज्ड spherical shell, वो क्या है कि एक स्फेरिकल शेल है मेरे पास, तरह कह लो, उसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका रेडियस r है। मैंने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और पहले बात करेंगे इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कि जिस पॉइंट पे मालूम करना चाह रहे हो वो रेडियस से छोटा है। तभी है ना कि जब स्फीयर के रेडियस से छोटा होगा, इसका मतलब है अंदर मौजूद होगा। तो याद रखिएगा, इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और बराबर होगा उतना जितना सरफेस पे हुआ करता है। अंदर हर पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा। समझ आई बात की? अगर बात की जाए एट सरफेस, यानी R इक्वल टू कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² जितना सरफेस पे है, और पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना सरफेस पे हुआ करता है। और अगर बात की जाए किस पे, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड की बात की जाए, यानी R ग्रेटर हो किससे? R से, यानी जिस पॉइंट पे मालूम करना चाहे वो रेडियस से बड़ा हो, तो क्या चीज आ जाएगी? E KQ/R² और V KQ/R।
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक चार्ज स्फेरिकल शेल का इंटीरियर जो होता है वो सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना होगा जितना सरफेस पे है और कांस्टेंट होगा। ये रिलेशन याद रखोगे जी आप लोग। और आज के लिए काम आपका इतना ही, ठीक है। कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में आपको वो करवा के ना, क्या नाम, कैपेसिटर का टॉपिक आपका यूनिट वाइंड अप कर दिया जाए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो जो कैपिटल आ रहा है हाँ ये हाँ वो जो होलर चार्ज स्फेरिकल शेल है इसका हाँ रेडियस जी, है। इसका रेडियस है, और आर वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस स्मॉल आर वो है जिस पे आप मालूम करना चाहते हो। अगर स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो इसका मतलब है आप शेल के अंदर मालूम करना चाह रहे हो, और अगर बराबर है तो इसका मतलब है आप शेल की सरफेस पे आ गए हो, और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब है आप शेल से बाहर चले गए। इससे सर ठीक है। आउटसाइड द चार्ज जो है वो माइनस क्यों आई है वैल्यू? जी क्या कह रहे हो आप? आउटसाइड द, आपकी आवाज नहीं आई। सर आउटसाइड द शेल जो है वो ई की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है? नेगेटिव? नेगेटिव कहाँ पे लिखा माइनस हुआ टी है? क्यू ओवर आर से लिखा है। नहीं, माइनस नहीं है, वो इक्वल लिखा हुआ है बीबी, ध्यान से देख, इक्वल है, नेगेटिव तो कहीं भी नहीं है, ये दो बड़े हुए हैं। ओके सर। ठीक है जी, आज के सर लिए इतना ही काम। जी जी। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन कौन सी कंडीशंस में जीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बता दो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो तब होगा जब फील्ड से ही बाहर चले जाओगे। इसका मतलब है पोटेंशियल हमेशा फील्ड की वजह से होता है, चाहे वो जमीन का हो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, कोई सा भी पोटेंशियल होगा वो फील्ड की वजह से होगा। अगर आप फील्ड से बाहर चले जाओगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कहाँ पे हो सकता है? हाँ, वो चीजें काउंट हो सकती हैं, ठीक है। और वो तब होगा जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हो, एक जैसी सरफेस पे हो, तो इसका मतलब है उस सरफेस का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। जिस तरह यहाँ पे देखो ना कि इनसाइड द सरफेस, इस शेल के अंदर पोटेंशियल तो है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल है लेकिन सेम है। सेम होने का मतलब डिफरेंस जीरो आएगा, ठीक है। ओके सर। चलें, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। फिर वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। ओके जी, अल्लाह हाफिज।